जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी की यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। आज हम पढ़ेंगे क्या? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हमने मध्यकालीन भारत में तुर्क के बारे में पढ़ा भी, मोहम्मद गौरी के बारे में आज पढ़ेंगे। लेकिन महमूद गजनबी और जो हम लोगों ने अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण सुबुतकीन के बारे में पढ़ा, ये हमारी पहली क्लास हमने देख रखी है, पहली क्लास दे रखी है आप लोगों को। जिन जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आके जाके हमारी पहली क्लास देखें। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट, बगैर समय को बर्बाद करते हुए। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें पढ़ना है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि हमारा क्लास बिल्कुल चल नहीं रहा है। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा आप लोग देखें और थोड़ा सा शेयर और थोड़ा सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। देखिए हमें पढ़ना है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में, कि मोहम्मद गौरी जो था वो कौन था, कहाँ का था, कब भारत पे आक्रमण किया, कितनी बार आक्रमण किया, सब कुछ इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ये हमने बोर्ड पे लिख रखा है इसके बारे में। यानी कि मोहम्मद गौरी का अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसका पूरा नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ये इसका पूरा नाम था। अगर इसका उपनाम पूछेगा, कोई पूछ ले कि मोहम्मद गौरी का उपनाम क्या था या सरनेम क्या था, तो शिहाबुद्दीन इसका उपनाम था। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन इसका उपनाम था। उपनाम क्या था? शिहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी का उपनाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी का उपनाम शिहाबुद्दीन था। तो इसको आप याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी को शिहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। अगर इसका मोहम्मद गौरी का पूरा नाम पूछे तो आप बताएंगे मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, पूरा नाम इसका था। इसको हम क्या कहते थे? मोहम्मद गौरी कहते थे। ये क्या था? शिहाबुद्दीन इसका उपनाम था। ठीक है, ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे? मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, या मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे यहाँ पे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी है। कौन है? तो मोहम्मद गौरी है। कौन है? तो मोहम्मद गौरी है। कौन है? मोहम्मद गौरी। तो इसे आप याद रखेंगे, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी है। देखिए भारत में ये पहले तुर्क आए। तुर्क क्या थे? मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उमैया वंशी के शासक में आने से तुर्क क्या, इस्लाम धर्म अपनाए। उससे पहले अरब आक्रमण किया। उसके बाद आता है फिर आपका मोहम्मद गौरी जो आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसने भारत में क्या किया, ये भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। ये यहाँ पे क्या करने आया था? यहाँ पे शासन करने आया था, यहाँ पे अपना साम्राज्य करने आया था, यहाँ पे शासन करने आया था। इसलिए भारत में से क्या किया? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद आता है वंश। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वंश। क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गौरी या शिहाबुद्दीन, उसका उपनाम शिहाबुद्दीन था, या फिर आपको मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी पूछ लेगा ये किस वंश से था, किस वंश से था। तो एक देखिए ये कौन था? गौर। देखिए यहाँ से याद रखेंगे, गौरी से याद रखेंगे गौर, यानी यही तो होगा गौर वंश। और एक गौर वंश है, गौर वंश का था, और अपने आप को क्या कहलाता था? सन सवानी क्या कहता था? अपने आप को सन सवानी कहता था। सन सवानी के वंश का है, मतलब सन सवानी एक वंश थी, कहता था हम उस वंश के हैं, ये अपने आप को कहता था। लेकिन और जगह पे मिला है कि ये गौर वंश का था, क्योंकि अपने नाम के आगे मोहम्मद गौरी लिखता था, ये गौर वंश का था। गौर वंश का था। ठीक है, ये एक मुस्लिम था। यानी कि मुस्लिम में कई अलग अलग संप्रदाय होती है। तो ये मुस्लिम में किस संप्रदाय का था? मुस्लिम में जो था, ये तो मुस्लिम था, लेकिन मुस्लिम में कई संप्रदाय होती है, जैसे कि एक शिया होती है, सुन्नी होती है, ऐसी करके कई संप्रदाय होती हैं। तो इसमें ये पूछा है कि मोहम्मद गौरी किस संप्रदाय का था। तो मोहम्मद गौरी था वो किस संप्रदाय था? तो सुन्नी संप्रदाय था। किसका? सुन्नी संप्रदाय था। ठीक है, सुन्नी संप्रदाय का था मोहम्मद गौरी। ये आपने यहाँ देखा। यहाँ से आपने क्या देखा कि मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। इसका उपनाम, यानी कि इसे किस नाम से जाना जाता था? उपनाम से। इसका उपनाम क्या था? तो शिहाबुद्दीन इसका क्या था? उपनाम था। इसी ने क्या किया? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसी ने किया था। बाकी सब आए थे, अरब आक्रमण भी आए थे, तो भारत पे हम आक्रमण किए चले गए। तुर्क आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धन लूटना था, लूट के ले जाके अपना क्या दक्षिण एशिया में विशाल साम्राज्य कायम करना था, जिसके लिए इनको धन की जरूरत पड़ती थी। तो आते थे भारत में कई जगह हमला किए, जैसे सोमनाथ मंदिर पे किए, गुजरात में भीमपत्तन पे, जयपाल, राज्यपाल, इन लोग के ऊपर क्या किए थे? हमला किए थे। जो थे तुर्क थे। सुहाबुद्दीन के बाद जो सुहाबुद्दीन का बेटा था, उसने जो गजवी था, मोहम्मद गजनी,
उसने क्या किया था, हमला किया था ये सब पे। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ें। तो 1171 ईस्वी में गौर का शासक बना। गौर का शासक कितना कब बना, 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। कब बना, तो इसको आप याद रखेंगे डेट को, कब बना, तो 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। अच्छा, ये जो गौर था, ये गौर था क्या, जो गौर है गौर था क्या, तो जो मोहम्मद गजनी था, मोहम्मद गजनी के अधीन था, उसके अधीन एक छोटा सा राज था। मोहम्मद गजनी जो था उसके द्वारा जीता गया एक छोटा राज था, उसको वहाँ का क्या किया गया था, मोहम्मद गजनी ने इसको वहाँ का शासन साम्राज्य मतलब वहाँ का क्या बनाया था, वहाँ का उसको अधिकारी बना दिया था। तो वही जो गौर था, गौर जो था मोहम्मद गौरी के अधीन एक छोटा सा राज था, जो मोहम्मद गौरी क्या कहता जीता था। मोहम्मद गौरी के बाद आया, सॉरी महमूद गजनबी ने क्या किया था, जीता था, जिसे मोहम्मद गौरी शासक करता था। ठीक है, इसके अगर भाषा पूछी जाए तो देखिए इसकी भाषा क्या थी, तो मोहम्मद गौरी की भाषा क्या थी, फारसी थी। बताएंगे मोहम्मद गौरी की अगर पूछा जाए भाषा क्या थी, तो मोहम्मद गौरी की भाषा आप बताएंगे फारसी थी। भाषा क्या थी, तो फारसी थी। ठीक है, यह आपने जाना कि मोहम्मद गौरी की भाषा क्या थी, फारसी थी। इस 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। कब बना था, 1173 ईस्वी के। देखिए इसको आप जैसे हमने नोट किया है ऐसे आप नोट कर लेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और हम इतना बार इसको आपको बता देंगे कि आपको रिवीजन करने की शायद एक दो बार जो रिवीजन करेंगे फिर याद हो जाएगा, फिर कभी भूलेंगे नहीं। देखिए जो मोहम्मद गौरी था, जब वो भारत में शासन कर रहा था तो भारत में जब सिक्का चलाया था, उस सिक्के पर क्या किया था, एक तरफ कलमा खुदवाया था और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनाई थी। क्या किया था, एक तरफ कलमा खुदवाया था, इसको आप याद रखेंगे। एक तरफ क्या किया था, कलमा खुदवाया था और दूसरी तरफ क्या किया था, देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। किसकी, देवी लक्ष्मी की आकृति बनाया था। एक तरफ क्या था, कलमा खुदवाया था। क्योंकि ये क्या था, भारत में शासन करता था, इसकी जो भाषा थी फारसी थी और थोड़ा माना जाए थोड़ा सा अच्छा शासक था, इसलिए क्या किया था, एक तरफ कलमा खुदवाया था, दूसरी तरफ क्या किया था, देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। इसके जो सिक्के पे था, सिक्के पे इसने क्या किया था, कराया था। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसका आक्रमण लगभग ये 10 बार शायद आक्रमण किया है भारत पे, किया था 10 बार और बहुत ही घातक आक्रमण किया था और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो इसके हम आक्रमण पर नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहला इसका आक्रमण पढ़ेंगे। भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1175 में क्या किया था, सबसे पहला आक्रमण किया था मुल्तान विजय। 1175 में क्या किया था, सबसे पहला आक्रमण मुल्तान विजय। देखिए हम इसमें जो अगर राजा का नाम जहाँ जरूरत पड़ेगा वहीं पढ़ेंगे, हर जगह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कचड़ा इकट्ठा करना हमें नहीं, हमें जो एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी से पढ़ेंगे ताकि हमें उस चीज़ को आगे जाके यूज कर सकें। क्योंकि अगर कचड़ा पढ़ना है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, भाई मार्केट में इतनी बुक रखी है आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको फैक्ट दे रहे हैं जो आपको हर एग्जाम में, अगर आप एग्जाम के पेपर लेके एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, अगर आप उसको क्या बोलता है प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो इन सभी में से जरूर एक दो क्वेश्चन हर एक सेट में मिल जाएगा, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो हर एक सेट से मिल जाएगा, हमने जितना लिखवाया है। क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ लिखवाए हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो आपको जरूरत हो, जो आगे पूछा जा सके। ऐसा चीज़ नहीं कि अब मान लीजिए हमने ये पढ़ा पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में विजय किया, अब इसके बारे में हिस्ट्री हमें पूरी नहीं पढ़नी है, हमें बस उतना पढ़ना है कि हमें वनडे एग्जाम जो होता है उसे क्वालिफाई कर सकें। यानी कि हमने पहला आक्रमण इसका पढ़े, पहला आक्रमण भारत पर किया, कब किया, तो 1175 में किया। ये आप याद रखेंगे कब किया, 1175 में किया। कहाँ पे विजय किया, तो 1175 में 1175 ईस्वी में क्या किया, पहला आक्रमण किया और मुल्तान को विजय किया। इसके बाद आता है इसका दूसरा आक्रमण। इसके बाद कौन सा आता है, दूसरा आक्रमण। यानी दूसरा आक्रमण इसने क्या किया, 1178 में क्या किया, पाटन। 1178 में क्या किया, पाटन कहाँ था, इस समय गुजरात में है। पाटन गुजरात में क्या किया, युद्ध किया। और वहाँ का जो राजा कौन थे, तो सेल्की राजा भीम द्वितीय थे, सेल्की के राजा भीम द्वितीय थे। इन्होंने क्या किया, किसको, मोहम्मद गौरी को क्या किया, इन्होंने क्या किया, गौरी को हरा दिया, पराजित कर दिया। और भीम प्रथम क्या किए, यहाँ पे जीत गए। इसका जो दूसरा युद्ध दिया था 1178, याद रखेंगे। ये क्या करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद गौरी हारता है, मोहम्मद गौरी यहाँ पे हारता है और भीम जो द्वितीय थे, सेल्की राजा जो थे, सेल्की के राजा भीम द्वितीय थे, सेकंड जो थे भीम सेकंड, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे गौरी को हराया था 1178 में। इसलिए आप याद रखेंगे, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट जो है एक स्टार ऐसे बना के इसको लिख लेंगे कि जो दूसरा आक्रमण इसका है, दूसरा मुख्य आक्रमण जो इसका है दूसरे नंबर पे, वो है 1178 ईस्वी का, 1178 ईस्वी का।
पाटन जो होता है, पाटन कहाँ है, इस समय गुजरात में है। तो पाटन युद्ध जो इसका था वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेल्की राजा भीमद्वितीय थे, सेल्की के राजा भीमद्वितीय थे, वो क्या करते हैं, गौरी को हरा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अपने विजयी होते हैं, जीतते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे गौरी हारता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर आता है इसका तीसरा आक्रमण, तीसरे नंबर पे जो आक्रमण इसका आता है, तीसरा नंबर पे आक्रमण आता है पेशावर युद्ध। पेशावर को युद्ध करता है तीसरे नंबर पे। फिर पेशावर के बाद क्या करता है, चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे पेशावर युद्ध करता है। फिर उसके बाद आता है, देखिए क्या करता है तीसरे में, जैसे तीसरा आक्रमण करता है ये, पेशावर को युद्ध करता है, पेशावर को युद्ध करता है। उसके बाद आता है 1185 में क्या करता है, सिलाईकोट पे युद्ध करता है। कहाँ, सिलाईकोट पे युद्ध करता है। फिर यह 1185 में ही ये वापस चला जाता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे कि सिलाईकोट युद्ध करने के बाद इस 1185 में क्या करता है, वापस चला जाता है। कहाँ, अपने गृह स्थान, गृह राज्य पे, गृह राज्य यानी कि ईरान। ये शासक कहाँ करता है, तो आप याद रखेंगे, ये जो शासक करता है ईरान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और ईरान से क्या करता है, ये शासक करता है। अफगानिस्तान और इराक से क्या करता है, ये शासक करता है। कहाँ से, ईरान और अफगानिस्तान से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मध्यकालीन भारत के जो ये गौरी था, मोहम्मद गौरी कहाँ से था, तो ये इराक का था। कहाँ का था, इराक का था। इराक से क्या करता था, अपना शासक करता था। लेकिन जब ये भीमद्वितीय से हार गया तो उसके सेना में कुछ क्या हुई, कमी हो गई। तो फिर ये तीसरा युद्ध अपना पेशावर युद्ध किया, छोटा फिर युद्ध लड़ने लगा, जो पेशावर युद्ध किया। फिर 1185 में क्या हुआ कि वापस चला गया ईरान, सिलाईकोट को विजय किया। सिलाईकोट को विजय करने के बाद ईरान चला गया 1185 में। फिर 1185 में जब चला जाता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ से वापस चला जाता है, कब, 1185 में। 1185 में वापस चला जाता है सिलाईकोट करके। फिर आता कब है, तो 1186 में पुनः आता है। कब आता है, तो 1186 में वह पुनः आता है। 1186 में क्या होता है, वह पुनः आता है, दूसरी बार आता है। दूसरी बार भारत 1186 में आता है। जैसे ही भारत आता है दूसरी बार 1186 में, फिर लाहौर को क्या करता है, विजय करता है। कहाँ को, लाहौर को विजय करता है। और जैसे ही लाहौर को विजय किया, फिर क्या किया, लाहौर को अपनी राजधानी बना लेता है। फिर लाहौर को क्या करता है, अपनी राजधानी बना लेता है। लाहौर को अपनी राजधानी बना लेता है। फिर यहीं से भारत में शासक करने लगता है। शासक करने के बाद अब यहीं से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध। इसके क्या किया, लाहौर को अपनी राजधानी बना के फिर यहीं से रणनीति बना के वहीं से युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। जब 1185 में चला गया था 1185 में वापस, अरे क्या बोलता है, सिलाईकोट करके। फिर 1186 में दूसरी बार भारत फिर आता है 1186 में। फिर क्या करता है, लाहौर को विजय करता है। जैसे ही लाहौर को विजय करता है तो उसको अपना क्या करता है, लाहौर को अपनी राजधानी बना लेता है। फिर यहीं से क्या करता है, शासक करने लगता है। 1189 ईस्वी में क्या करता है, भटिंडा को जीतता है। कब, 1189 को भटिंडा को जीतता है। किसको जीतता है, भटिंडा को जीतता है 1189 में। तो ये आप याद रखेंगे कि 1189 में किसको जीतता है, भटिंडा जीतता है। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। देखिए, तो मोहम्मद गौरी, हम क्या पढ़े, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका उपनाम शिहाबुद्दीन। ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद गौरी कहा जाता है। अच्छा, ये किस वंश से था, तो ये गौर वंश और सन समानी वंश था। फिर ये किस संप्रदाय, ये वंश इसका बता दिए। अब संप्रदाय देखिए, अलग अलग वंश के अलग अलग संप्रदाय थी। तो ये सुन्नी संप्रदाय का था। 1173 ईस्वी में क्या किया, गौर का शासक बना। कब बना, 1173 ईस्वी में। फिर गौर जो था महमूद गजनबी के अधीन एक छोटा सा राज था, जो महमूद गजनबी था, उसके द्वारा जीता गया एक छोटा सा राज था। इसकी भाषा फारसी थी। इसने एक तरफ क्या किया था, कलमा खुदाया था, और दूसरी तरफ आकृति क्या की थी, दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे। इसके आगे देखते हैं कि इसने जो क्या हुआ कि इसके बाद जो युद्ध किया, इंपॉर्टेंट युद्ध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान और भी कई लोग थे, तो उसके द्वारा लड़ा गया युद्ध है। तो फिर आइए देखते हैं उस युद्ध में इसने क्या क्या किया। इसकी तो क्रम में हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में आगे बढ़ते हुए, जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका अभियान, सबसे इम्पोर्टेंट उसका क्या बोलता है, आक्रमण युद्ध जो था वो इसी क्रम में था। जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में, आप अगर कोई भी आप वनडे एग्जाम दिए होंगे किसी भी चीज़ का, चाहे आप यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, किसी का भी आप दिए होंगे,
किसी चीज़ का भी आप दिए होंगे तो इस चीज़ से आप वाकिफ होंगे थोड़ा मोड़ा। तो इसी चीज़ को हम और अच्छे से क्लियर करने के लिए ही आपके सामने लेकर आए हैं मोहम्मद गौरी का, जो लास्ट में जो भारत जो इराक चला गया था, वो इराक से जैसे वापस आया था, वापस आने के बाद जो है जिसका अभियान था उसी के बारे में हम इस चर्चा करेंगे। जो 1985 में इराक चला गया था, इराक आने के बाद एक बहुत बड़ी फौज के साथ फिर वापस आया था, फिर छोटा मोटा फिर अपना युद्ध लड़ा और कुछ जगह जीता। जीतने के बाद फिर वहाँ से क्या हुआ, किसी अपने सेनाओं को बढ़ाया, फिर बढ़ाने के बाद एक बड़े युद्ध की तरफ पहुँचा। जो बड़ा युद्ध इस तरह था कि सबसे जो पहले बड़े युद्ध की तरफ जब आगे बढ़ा तो सबसे पहले उसका आता है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप इस तरह स्टार बना के लिखेंगे या इस तरह लिख लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट VI लिख देंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट, या स्टार बना के इस तरह लिख लेंगे। उसी क्रम में जब आगे बढ़ा तो उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में उसका सामना किससे होता है, तो उसका सामना जो होता है पृथ्वीराज चौहान से होता है। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ी साम्राज्य, बहुत बड़े एरिए का एक राजा था, साम्राज्य था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान से इसके क्या होता है, सामना होता है। पृथ्वीराज चौहान और गौरी का फिर क्या होता है, युद्ध होता है, सामना होता है। कब, कौन से युद्ध में, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 का, उसमें क्या होता है पृथ्वीराज चौहान अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ और गौरी भी अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ आते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। युद्ध स्टार्ट होता है 1191 में, जहाँ पे क्या होता है गौरी जो होता है ये क्या होता है, हार जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, गौरी हारता है। कौन हारता है, गौरी हारता है और पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, विजयी होता है। वहाँ पे इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। तो ये हमने जाना कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है हुआ कब, तो 1191 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, विजयी होता है। जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे विजयी होता है, वो मोहम्मद गौरी हारता है, फिर वापस जब लौटता है, फिर एक साल बाद फिर वह क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करता है। कब, 1192 में। फिर एक ही साल बाद पृथ्वीराज चौहान के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है 1192 में। जैसे 1192 में पृथ्वीराज चौहान को अटैक करता है, क्योंकि 1191 में जब इसके ऊपर अटैक किया था तो गौरी को पता चल गया था कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना की ताकत है वो पता चल चुकी थी। तो उसी हिसाब से इसने तैयारी करके आया 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, किसके नाम से, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं 1192 में क्या करता है, जब युद्ध करता है तो यहाँ पे जो गौरी होता है, ये गौरी क्या होता है, विजय हो जाता है। लेकिन जबकि ये जो पृथ्वीराज चौहान होता है ये क्या होता है, हारता है। यहाँ पे ये पराजय हो जाता है और यहाँ पे गौरी जीत जाता है। गौरी फिर क्या करता है, यहाँ से फिर अपना शासन आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। गौरी यहाँ पे क्या होता है, हार जाता है। तो दूसरा युद्ध हमने देखा कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, इसमें क्या हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ 1192 में, जहाँ पे क्या होता है कि गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। गौरी जीतता इसलिए है क्योंकि जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, उसमें गौरी को पता चल गया था कि पृथ्वीराज चौहान की सेना की ताकत कितनी है। देखिए, जब किसी की ताकत को आप जान जाते हैं तो उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं कि ताकि हमको क्योंकि उसे जीतना है। यानी उसी क्रम में अगर आप ये सोचे कि अभी हम लोग का जो ये प्रोटेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एक तरीके से देखें तो हम अपने हक के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह उसमें भी हमें क्या करना है, हमें जानना है कि जो गवर्नमेंट की ताकत है वो कितनी है। उससे ज़्यादा हमको बढ़ चढ़ के कुछ ताकत से हमें क्या करना है, इस प्रोटेक्ट को और आगे बढ़ाना है। क्योंकि गवर्नमेंट से अगर आप अपने हक के लिए अगर लड़ रहे हैं तो ये गलत नहीं है, जबकि सही है। तो पहुँचे हम आगे, उसी क्रम में आगे आता है जब गौरी से जीत जाता है, फिर आगे आता है गौरी किससे युद्ध करने, जयचंद्र से। किससे युद्ध करता है, जयचंद्र से, जिसे हम चंद्रवार का युद्ध कहते हैं, जिसे हम चंद्रवात के युद्ध के नाम से जानते हैं। जबकि इससे 2 ही साल बाद फिर क्या करता है, जयचंद्र से युद्ध करता है। कितना, 2 साल बाद। देखिए इसका युद्ध जो देखिए कितना, 1 साल बाद फिर पृथ्वीराज चौहान से लड़ा, फिर उसी के 2 साल बाद अपने आप को फिर तैयार किया। तैयार करने के बाद जयचंद्र से युद्ध किया। गौरी और जयचंद्र के बीच 1194 में चंद्रवार के युद्ध के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं, वो युद्ध करता है। और यहाँ पे गौरी क्या होता है, फिर जीतता है, जबकि जयचंद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, हारते हैं।
जयचंद्र क्या होते हैं, हार जाते हैं इस युद्ध में, और गौरी फिर विजय होता है। गौरी यहाँ पे क्या होता है, फिर जीत जाता है चंद्रवान। और युद्ध 1194 में क्या होता है कि गौरी और जयचंद्र के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है, जिसमें कई लोगों की जाने जाती हैं, बहुत सा नुकसान होता है, जिसमें गौरी फिर विजय होता है। यहाँ पे गौरी फिर जब विजय हो जाता है, फिर आगे इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भारत में जो गौरी का अंतिम अभियान था कौन सा था, 1205 ईस्वी में पंजाब के खुक्कर जाति के विरुद्ध था भारत में अंतिम अभियान। भारत में गौरी का जो अंतिम अभियान था कब था, तो इसको आप याद रखेंगे 1205 के नाम से। 1205 में ईस्वी में जो हुआ था पंजाब के खुक्कर जाति के विरुद्ध हुआ था, तो आप इसे याद रखेंगे पंजाब की खुक्कर जाति के विरुद्ध इसका क्या था, अंतिम अभियान था इसका, पंजाब की खुक्कर जाति के विरुद्ध था। ठीक है, तो यानी कि पंजाब की खुक्कर जाति के विरुद्ध था। जब ये इसको जीत गया तो गौरी फिर क्या किया, अपना वापस जाने लगा। अपना वापस जाने क्या किया, तैयारी करने लगा वापस जाने की। अपने क्या किया कि जो विजय जीता हुआ राज था उसको क्या किया, अपने सेनापतियों को अलग अलग दे दिया, सेनापतियों को सौंप दिया। सौंप के वो क्या किया, अपना वापस जाने लगा। गजनी लौट रहा था। कहाँ लौट रहा था, तो जहाँ से आया था गजनी, हमने आपको बताया था मोइनुद्दीन मतलब गजनी के बारे में हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ बताया गजनी एक था, क्या था, राज जहाँ से गजनी शासक करता था। वहाँ पे क्या हुआ, जब ये वापस जाने लगा तो अपना जीता हुआ जो भी राज था वो क्या किया, अपने सेनापतियों को लौटा दिया। जब ये वापस जा रहा था, जब ये सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, तो सिंधु नदी के तट पर इसका क्या करते हैं, 15 मार्च 1206 को, यानी 15 मार्च के दिन ही उसकी हत्या कर दी जाती है। जहाँ पे हत्या की जाती है उस जगह का नाम दमयक नामक स्थान था। वहाँ का जगह का नाम क्या था, दमयक नाम था, क्या था, दमयक था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी की क्या होती है, हत्या हो जाती है। कब, 15 मार्च को क्या होती है, 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। कहाँ पे, दमयक नामक स्थान पे, सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की जो होती है 15 मार्च 1206 को क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी के बारे में। मध्यकालीन भारत जो तुर्क आक्रमण था हमने यहाँ से अब खत्म करेंगे। अब जब आगे पढ़ेंगे तो सल्तनत काल, यानी कि उसके बाद सल्तनत काल जो आएगा इसी में पढ़ेंगे हम सल्तनत काल, गुलाम वंश वगैरह वगैरह जो भी वंश आते हैं। फिर इसके बाद सब आते हैं जो कि इसके अधीन जो क्या बोलता है, जब ये छोटा छोटा राज्य क्या किया था, अपने सेनापतियों को सौंप दिया था। तो वहीं से फिर आगे हम बढ़ेंगे सल्तनत काल, जब सल्तनत आएगी इसके बाद। तो यदि आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं मोहम्मद गौरी का ये सब युद्ध जो हमने आपको लिखा, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जहाँ पे चौहान जीतता है और गौरी हारता है। जब गौरी को क्या हुआ कि यहाँ हारा तो उसको इसकी हमारे पृथ्वीराज चौहान तो उनकी ताकत की पता चली। जब इसकी ताकत की पता चल गई तो गौरी क्या करता है, फिर एक ही साल बाद क्या करता है, 1192 में फिर दोबारा आता है। जब 1192 में दोबारा आता है तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें गौरी विजय हो जाता है। जब गौरी विजय हो जाता है फिर इसके 2 ही साल बाद एक इससे युद्ध करता है, तो जयचंद्र से युद्ध करता है। उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, तो चंदावार का युद्ध जानते हैं 1194 ईस्वी में, जिसमें गौरी और जयचंद्र लड़ते हैं। जबकि जयचंद्र हार जाता है, गौरी फिर विजय होता है। भारत का जो गौर का अंतिम भारत में जो था गौरी का जो अंतिम अभियान था 1205 का, 1205 का क्या था, इसका अंतिम अभियान था। पंजाब की खुक्कर जाति के विरुद्ध था इसका अंतिम अभियान। इसकी क्या होती है, 15 मार्च 1206 क्या होती है, मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु की तरह नहीं होती है, इसकी हत्या कर दी जाती है सिंधु नदी के तट पर। जब ये यहाँ से जीत कर जब अपना वापस गजनी लौट रहा था, अपने सिपाहियों को क्या करता, छोटा छोटा राज्य सौंप के लौट रहा था, तो उसी सिपाहियों में से किसी ने क्या किया, इसकी हत्या करा दी थी सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर। तो आप सभी को थैंक्स ये क्लास पूरा देखने के लिए। यदि आप हमारी क्लास में नए हैं तो प्लीज़ आप ऑनलाइन मास्टरमाइंड क्लास को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे किसी नए क्लास में इसी तरह। और आप लोग जो भी क्या बोलता है, जाके ट्वीट नहीं किया, सब जाए ट्वीट करें और सभी लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल हों। बस आप
ध्यान रखें कि आप उस ट्वीट में आपने भाषा का ध्यान रखें, जो ट्वीट करना है उसका ध्यान रखें, अपने जो डिमांड है आपके उसका ध्यान रखें। ध्यान रखते हुए आप अच्छे तरीके से ट्वीट करें ताकि उस चीज़ का हमें फ़ायदा मिल सके। अभी देखिए हम लोग के इसी प्रोटेक्ट से वजह से SSC 2018 के और कई भी एग्ज़ाम जो रुके हुए थे उन सभी के जो क्या बोलता है हमें नंबर था जो भी नंबर था उन सभी का डेट आ चुका है। तो धीमे धीमे ऐसे हम लोग के इस प्रोटेक्ट में हमें कुछ उससे फ़ायदा मिल रहा है। तो आप सभी का इस प्रोटेक्ट में बने रहने की बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहें इसी तरह और सहयोग करते रहें और आगे लड़ते रहें, क्योंकि अभी लड़ाई हम लोग की जारी है। धन्यवाद।